लेट्स स्टार्ट। चलो, तो हमने और क्या क्या पढ़ा? इकोनॉमिक, सोशल और टेक्निकल। उसके बाद हम आए कहाँ? पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट बात करता है पॉलिटिक्स की, राजनीति की। राजनीति यानी कि आपकी गवर्नमेंट कैसी है। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स पॉलिटिकल कंडीशंस such as general stability and peace in the country and specific attitudes that elected government representatives hold towards business. Elected government representative यानी वो लोग जिनको आप वोट दे करके इलेक्ट करते हो, उनका नजरिया बिजनेस के लिए कैसा है। वो बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, या बिजनेस के अंदर नई चीजें लेके आना चाहते हैं, ये चीज। पॉलिटिकल फैक्टर्स प्ले अ मेजर रोल इन शेपिंग द एनवायरनमेंट इन विच बिजनेस फर्म्स ऑपरेट। द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल कंडीशंस इन बिजनेस सक्सेस lies in the predictability of business activities under stable political conditions. There may be uncertainty of business activities due to political unrest and threats to law and order. लॉ एंड ऑर्डर पर डिपेंड करेगा। देखो, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा नहीं है, आतंक है लोगों का, चोरी चकारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो फिर बिजनेस में थोड़ा सा उसके बाद यदि गवर्नमेंट के रूल्स बहुत ज्यादा रिजिड होंगे तो भी दिक्कत आएगी आपको बिजनेस करने में। थोड़ी तो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। टैक्सेशन के लॉज यदि ज्यादा टफ हैं तो फिर आपको दिक्कत आएगी। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में एंट्री करोगे और वहां पर रूल्स यदि डिफरेंट हैं तो फिर आपको दिक्कत आएगी। जैसे आज की डेट में प्रेजेंट सिचुएशन में बात करें तो असम और मिजोरम, दो स्टेट आपस में बाउंड्रीज के लिए झगड़ा कर रहे हैं कि ये हमारा है और ये हमारा है। तो अभी वहां पर के आजू बाजू के, जो बाउंड्री के आजू बाजू के बिजनेसमैन होंगे, उनको मुसीबत होगी कि मैं असम का हूं कि मैं मिजोरम का हूं, है ना? बराबर है। एक कवि सम्मेलन चल रहा था, तो कवि महोदय ने कहा कि जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मेरे पिताजी स्कूल में मेरे को जमा कराने लगे। बोले पहले एडमिशन नहीं होते थे, आदमी जमा होता था स्कूल में। जमा कराने लगा तो मास्टर साहब ने पूछा, बोले यार ये किसका लड़का है, किसका बच्चा है? तो बोले पिताजी भावुक हो गए मेरे। बोले बस आपका ही है। तो बोले मैं टेंशन में आ गया कि साला मैं अभी 5 साल से जिसको बाप समझ के बैठा था वो तो अपना है ही नहीं यार। ये जब पॉलिटिकल अनरेस्ट आता है और यदि कभी ऐसे झगड़े हो दो स्टेट्स में और आपको बिजनेस करना हो तो यार मालूम वो बोले मेरा है, ये एरिया मेरा है और ये मेरा है, तो ऐसे में बिजनेसमैन को क्या लगेगा, साला अपन रह कहाँ रहे हैं यार, हैं? ठीक है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है और गवर्नमेंट का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो अच्छा होना चाहिए। उसके बाद गवर्नमेंट की बिजनेस को बढ़ाने के लिए, एक्सपांशन के लिए आइडियोलॉजी होना चाहिए, ना कि उसको कमजोर करने के लिए। जैसे मोदी जी ने लगभग हर वो जगह जहां जहां ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं थी पहुंचाने की कोशिश की, जहां इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं था वहां पहुंचाने की कोशिश की, पहाड़ी इलाकों में जहां पर सड़कें नहीं थी वहां पर सड़कें भी बनाने की कोशिश की, है ना? जैसे ट्रेन फैसिलिटी देना। जब इस तरह से आप बढ़ावा दोगे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की प्रोसीजर आपकी आसान होगी, तो क्या होगा, आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा। लेकिन इनके साथ में ये भी ध्यान रखना है कि कोई कस्टमर के साथ धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, पहले जो गोल्ड का बिजनेस होता था, अपन एक दुकान से सोना खरीदो एक शहर में और दूसरे से शहर में जाकर के यदि उसको बेचने का प्रयास करो तो समस्या आती थी। वो सुनार कहता था ये ओरिजिनल है ही नहीं। अपन जो गोल्ड 24 कैरेट या 22 कैरेट का खरीदते थे और दूसरे शहर में जाते थे तो बोलता था नहीं भैया ये तो 18 का ही है। लेकिन आज की डेट में गवर्नमेंट ने नई पॉलिसी क्या ला दी, आपको हॉलमार्क डालना कंपलसरी और उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता और वो यूनिक होगा पूरे इंडिया का। अभी आप कहीं भी करो, कस्टमर यदि परेशान नहीं होगा तो बिजनेस ग्रोथ होगी और कस्टमर यदि परेशान होगा तो बिजनेस ग्रोथ नहीं होगी।
Done. A stable government builds up confidence among the business people to invest in the long-term projects, whereas political instability shakes that confidence. यदि सरकारें बार बार बदल नहीं रही हैं तो व्यापारी को भी इन्वेस्टमेंट करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि बार बार सरकार बदले तो हर आदमी की सोच के तरीके अलग होते हैं। नया मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री आएगा तो उसका दिमाग अलग तरीके से काम करेगा। The attitude of government officials toward business may have either positive or negative impact upon business. For example, even after economic reforms of our economy in 1991, हमने 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म तो कर दिया, लेकिन उसके बाद भी क्या था, उसका बेनिफिट हमको उस स्पीड से नहीं मिला जिस स्पीड से मिलना चाहिए था। Companies found it extremely difficult to cut through the bureaucratic red tape to get permits for doing business in India. यानी कि हमने ग्लोबलाइजेशन को एक्सेप्ट तो किया 1991 में, लेकिन उसके बाद भी इतनी कंडीशंस थी कि कोई फॉरेन कंपनी हमारे यहाँ आकर के बिजनेस आसानी से नहीं कर सकती थी, या हम बाहर जाकर के आसानी से बिजनेस नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता था, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होकर करते थे। एग्जाम्पल के तौर पे आप, हालांकि ये बात वहां भी समझने की है, बट ठीक है, पर थोड़ा सा पहले समझ लेते। देखो बेटा, हमारे भारत देश में जो पैसा है उसको बोला जाता है करेंसी। करेंसी हर कंट्री की अलग होती है। हमारे इंडिया में जो करेंसी प्रिवेल करती है वो है रुपये। आप अमेरिका में जाएंगे तो डॉलर चलता है और उसको बोलते हैं यूएस डॉलर। अमेरिका में जाएंगे तो डॉलर चलता है और बोला जाता है अमेरिकन डॉलर। जापान में येन चलता है, चाइना में कुछ और चलता है ना, साउथ अफ्रीका में कुछ और चलता है। अलग अलग कंट्री की करेंसी अलग अलग होती है। अब आप यूं समझो कि यूएस वालों को आपने गुड्स सप्लाई दिया, वो आपको क्या देगा? जो उसके पास है। भाई आप मेरे को क्या दोगे? जो आपके पास है। मैं आपको क्या दूंगा? मेरे पास जो है ज्ञान, है ना। तो आपने अमेरिका वाले को गुड्स सप्लाई दिया, वो क्या देगा बदले में? कौन सी करेंसी देगा? यूएस डॉलर। बट यूएस डॉलर क्या इंडिया में जन सामान्य एक्सेप्टेबल है? नहीं, यहाँ तो सिर्फ इंडियन करेंसी चलती है। तो अभी जो कन्वर्जन के रूल थे कि फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट करना है, ये रूल पहले बहुत टफ थे और अब थोड़े से आसान हो गए। पहले पर्टिकुलर पॉइंट पर ही एक्सचेंज हुआ करता था, अब एक्सचेंज यानी अदला बदली। आप डॉलर दे दो, रुपया ले लो, ऐसे काम कुछ पॉइंट ऑफ सेल ही थे। कुछ जगह फिक्स जगह थी, वहीं होता था। आजकल लगभग हर बैंकों में होना शुरू हो गया, आसानी हो गई। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 1977 जनता गवर्नमेंट फॉलो a strict policy against MNCs and forced companies like Coca-Cola and IBM to move out of India. जनता गवर्नमेंट, देखो बेटा, 1977 में इंदिरा गांधी के अगेंस्ट वोटिंग हुई और पहली बार देश के अंदर नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी। मतलब जैसे आज की डेट में कांग्रेस है, बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है और बहुत सी पार्टी हैं, ऐसे ही उस समय जो बीजेपी हुआ है आज की डेट में, उसका नाम था जनता पार्टी, है ना। उसको बाद में अमेंडमेंट चेंजेस करके और जो भी मूलचूल परिवर्तन करके, तो उन्होंने क्या करा कि स्ट्रिक्ट पॉलिसी कर दी एमएनसी के लिए। एमएनसी मतलब मल्टीनेशनल कंपनी, वो कंपनी जो एक से ज्यादा कंट्री में बिजनेस करती है। उनको फोर्स किया गया कि कोका कोला और आईबीएम जो कंपनी थी वो इंडिया में लगभग अपना बिजनेस खत्म कर। ऐसा क्यों किया उन्होंने? ऐसा इसलिए उन्होंने किया होगा क्योंकि जो कोका कोला का प्रोडक्ट था वो हजारडस था, हार्मफुल था, सब बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए सुटेबल नहीं था, जिसकी वजह से उसको रिस्ट्रिक्शन लगाया। जैसा अभी क्या है, ट्विटर का गवर्नमेंट से झगड़ा चल रहा था। गवर्नमेंट ने बोला
कि यहाँ यदि कोई कंप्लेन करता है तो उसके निपटारे के लिए आप यहाँ एक अधिकारी अपॉइंट करो जिसको हम कंप्लेन कर सके, हमको ट्विटर से कोई दिक्कत है तो, है ना। पर वो नहीं मान रहे थे तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, ज्यादा तेज चलोगे बंद कर देंगे, बैन कर देंगे। जैसे 107 एप्लीकेशंस बैन की इंडिया ने, 160 एप्लीकेशंस बंद की, पबजी बंद कर दिया, है ना। डिनर चिकन डिनर क्या ऐसा कुछ चलता था ना उसमें, है ना। तो ये सारी चीजें जब गवर्नमेंट बंद करती है, जब उसको सुटेबल नहीं होती, तो फिर इस तरीके से जब आता है तो फिर क्या है, नए लोग एंट्री करने से डरते हैं कि दादा यार यहाँ तो कुछ भी हो सकता है, गवर्नमेंट चेंज होगी तो फिर ठीक है आगे बढ़े। अगला है लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स वेरियस लेजिस्लेशंस passed by the administrative orders issued by government authority, court judgment as well as the decisions rendered by various commissions and agencies at every level of the government। गवर्नमेंट के जितने भी लेवल हैं, जैसे पीएम, सीएम, कलेक्टर, है ना, ऐसे करके जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, उस गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर में जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि बिजनेस कैसे बढ़ेगा। लीगल फ्रेमवर्क जैसे हो, जैसे देखो पहले अपने देश के अंदर करीब 17-18 तरह के टैक्स गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू होता है, जो टैक्स गवर्नमेंट पब्लिक से कलेक्ट करती है और पब्लिक को रिटर्न करती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, या गवर्नमेंट पब्लिक को फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो जो टैक्स कलेक्शन होता है वो दो तरीके से होता है, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है डायरेक्ट इनकम पर या प्रॉपर्टी पर जो टैक्सेस इंपोज करती है, लगाती है, वो डायरेक्ट टैक्स होता है। जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। 1 जुलाई 2017 से पहले हमारे देश के अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेस करीब 17 तरह के थे। 17 टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस वर इम्पोज्ड ऑन द पब्लिक ऑफ इंडिया। भारत देश के जो व्यापारी थे उनमें 17 तरह के टैक्सेस इम्पोज होते थे, उनको खत्म करके वन नेशन वन टैक्स लाया गया, जीएसटी, जिसको राहुल गांधी जी गब्बर सिंह टैक्स कहते हैं, पर गवर्नमेंट कहती है कि ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अभी ये जो स्ट्रक्चर आया, इससे क्या किसी को आसानी हुई और किसी को तकलीफ हुई। और सीधी सी बात है, आप खुद सोच सकते हो कि यदि 17 तरीके के टैक्स को खत्म किया गया है तो निश्चित रूप से थोड़ा बहुत तो आसानी हुआ होगा स्ट्रक्चर। हाँ, ये है कि जिनके खून में बेईमानी भर गई थी उनको थोड़ा सा तकलीफ होती है। जो कच्चे में सौदा करते थे, लीगली नहीं जाते थे, बराबर टैक्स चोरी करते थे, कस्टमर से तो वसूल लेते थे पर खजाने में सरकार ही नहीं जमा करते थे, कोई उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं था, कोई जांच नहीं होती थी। तो अब धीरे धीरे क्या हो गया, सरकार ने अपनी वसूली शुरू कर दी, तो उन लोगों को थोड़ा सा दर्द होता है, क्योंकि देखो यार चाय वाला ऑपरेशन करेगा तो दिक्कत तो होगी, सीधी सी टाके गलत से लग जाएंगे ना, तो दिक्कत होगी। तो हो सकता है उन लोगों को कोई समस्या हो रही हो। अदरवाइज आप भी सोच सकते हैं कि यदि 17 जो काम आपको 17 बार करना पड़ता तो वो एक ही बार करना है, तो निश्चित रूप से आसानी। उसके बाद चूंकि मैं टैक्सेशन प्रैक्टिसिंग फील्ड से बंदा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है 12-15 साल का, तो ये कहता है कि पहले जो टैक्स अभी भी है, थोड़ा सा आज की डेट में जो जीएसटी का प्रोसीजर है वो थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा टफ है। पहले आसान था, लेकिन पहले जो टैक्स करीब 60% टैक्स लगता था आपकी इनकम का। भारत देश वो देश है जहां पर पहले 98% टैक्स लगता था, चाहे वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस, दोनों टैक्सेस मिला के हमारी इनकम में 100 रुपए से यदि हम कमाते थे तो 98 रुपए तो हम टैक्स ही भर देते थे, इतना टैक्स लगता था। धीरे धीरे उसको मनमोहन सिंह जी ने 1991 में उसमें कम किया, स्ट्रक्चर अच्छा रिफॉर्म किया, और पहली बार उन्होंने कुछ टैक्स स्ट्रक्चर ऐसा दिया था जो बाद में 99 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे करके जीएसटी को फार्मूलेट करने की कोशिश की। यानी
जो जीएसटी 2017 में एप्लीकेबल हुआ 1 जुलाई, वो जीएसटी अटल बिहारी वाजपेयी ने 1999 में ही कोशिश की थी, सफलता नहीं मिली, बात दूसरी। आइडिया किसका था? मनमोहन सिंह जी का। यानी कांग्रेस गवर्नमेंट का ये आइडिया था, बट वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके इनकम के रास्ते बंद हो जा रहे थे। क्या होता है, जैसे गाड़ी पकड़ी है ना, आपने एक जगह से गुड्स ट्रांसपोर्ट किया दूसरी जगह, तो क्या हो गया, गाड़ी पकड़ी गई, अधिकारी पैसा लेगा और वो पैसा ऊपर तक डिस्ट्रीब्यूट होता है। अच्छा, आपने नियम ऑनलाइन कर दिए, लॉरी नंबर डाल दिया, डिटेल डालनी पड़ती है। आप 50,000 से ज़्यादा का गुड्स एक जगह से दूसरी जगह भेजते हो तो लॉरी नंबर पूरी डिटेल डालनी पड़ती है, कितना माल इसमें है और ये आइटम जा रहा है, ड्राइवर का ये नंबर है, गाड़ी का ये नंबर है, इस जगह से इस जगह जाए। जब इतनी डिटेल डाल दी गई तो फिर समझ, अच्छा चेक करने वाला कौन सा अधिकारी है, ये भी ऑनलाइन होता है। तो थोड़ी सी समस्याएं बढ़ गई उन लोगों के लिए जो कच्चे में काम करते थे, पक्के में काम नहीं करते थे। ठीक है, आगे बढ़े, ये लीगल होगी। उसके बाद एक कंट्री से दूसरी कंट्री के लिए फॉरेन एक्सचेंज लगता है, उसके लिए फेमा नाम, फेरा नाम से एक एक्ट बनाया गया, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फेरा, है ना। वो मनमोहन सिंह जी ने ड्राफ्ट किया था और डेवलप किया था। उसको थोड़ा टफ था प्रोसीजर, बाद में उसको 99 में चेंज करके उसका नाम फेमा कर दिया। मतलब जो रेगुलेशन एक्ट था उसको मैनेजमेंट एक्ट बना दिया गया और नाम पड़ा उसका फेमा। हो सकता है तुम्हारी बुक में क्या लिखा हो, फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। पहले यही क्या नाम से चलता था, फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। उन्होंने रेगुलेशन को मैनेजमेंट कर दिया, दैट्स इट। ठीक है, मतलब पहले रेगुलेट किस तरह से फॉरेन एक्सचेंज डील होगा इसका रेगुलेशन दिया गया था, बाद में इसको क्या बोला, आपको जैसे चलाना वैसे चलाओ, हम इसका मैनेजमेंट करेंगे, बस देख रेख हम करेंगे बस। तो थोड़ा आसान हो गया, है ना। जो भाई रेगुलेशन में थोड़ा प्रोसीजरल था, जो टफ था, और मैनेजमेंट में थोड़ा सा आसान। आगे बढ़े, चले आगे। ठीक है, फिर अपार्ट फ्रॉम द लॉज देयर आर नंबर ऑफ लॉज दैट रेगुलेट मैटर्स सच एज स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट, ग्रीन लगाना, रेड लगाना, ब्लैक लगाना, ब्लू लगाना है ना, वेज नॉन वेज का आइडेंटिटी होना। उसके बाद आप सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, खैनी, पान, जर्दा इसका बना रहे हो तो वो ऐसा गले में वो अदरक जैसा बना दो, अदरक जैसे ही गला हो जाता है वो तंबाकू। मुकेश हरारे, वो टीवी में 2008 का एड नहीं आता है, ये मुकेश हरारे इन्होंने तंबाकू बहुत खैनी पड़ गई है ना, बोल नहीं पा रहा हूँ, कैसे कैसे गले दिखाते हो, जैसे दिखाते ना अदरक जैसा, कहीं से भी कुछ भी निकल रहा है, बाहर आ रहा है, ये फिर भी आदमी खाता है। ISI हॉलमार्क लगाना, हर चीज में स्टैंडर्ड हो, जो भी है। ठीक है, क्या तुम लोग सब समझ गए? ये चीज क्या है, लीगल रिक्वायरमेंट है, बराबर। उसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाना, जो कंज्यूमर में भी दिक्कत नहीं हो कंज्यूमर को। इस तरीके से आपका लीगल एनवायरनमेंट खत्म होता है और हम भी इस पार्ट को यहीं खत्म करते हैं। उसके बाद हम नए पार्ट की शुरुआत करेंगे, नया घोड़ी नया दाम, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी से। ठीक है, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू।